भाषा न होती कुछ भी न होता, तू भी न होता मैं भी न होता, और ये पढ़ाई भी नहीं होती। डियर सभी को नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं भाषा, और भाषा ही तो है विचारों का साधन। आपको हमसे जुड़ने का, हमको आपसे जुड़ने का, अपने विचारों का विनिमय ही तो है भाषा। सामाजिक संपर्क का माध्यम है भाषा। आज पुस्तकों में जो भी मशीनीकृत भाषा है, उनसे जुड़ने का क्या है माध्यम? तो वह है भाषा। भाषा सर्वप्रथम रूप में वाचित होती है, मौखिक होती है, लेकिन लिखित स्वरूप जिसके लिए लिपि अनिवार्य होता है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो साहब आज करते हैं प्रथम आगाज भाषा पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर देवराज हर्ष। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम चैप्टर में यूनिट फर्स्ट, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा सामाजिक माध्यम है, सोशल उपकरण है, टूल्स, जिससे हम अपने विचार, मम्मी मम्मी भूख लगी, पापा देखो ना चोट लग गया, ये भाषा के माध्यम से ही तो संभव है ना? तो अपने विचार, थॉट्स, भावनाएं, इमोशंस और अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह माध्यम, मीडियम क्या है? लैंग्वेज। यानी कि भाषा ही वह रथ है जिस पर चढ़कर हम दूसरों के संपर्क में आ सकते हैं। यह केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, बल्कि चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए भी भाषा अनिवार्य है। समझने के लिए, महसूस करने के लिए, चीजों से जुड़ने के लिए भी भाषा अनिवार्य है। भाषा संवाद करने की शक्ति है, बोलने की, वाचन करने की, एक दूसरे से चर्चा करने की शक्ति है। भाषा की विशेषताएं क्या? कि भाषा क्या सामाजिक होती है, सोशल होती है। समाज में, समाज, गांव का निर्माण ही नहीं हो पाएगा यदि भाषा नहीं हो पाएगी। एक दूसरे को सुख दुख को समझने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भाषा ही तो महत्वपूर्ण द्योतक है। तो भाषा अर्जित होती है क्या? अर्जित, ये भाषा पैतृक संपत्ति होती है क्या? पैटर्नल लीगेसी? आप कहेंगे नहीं, ये पैतृक संपत्ति नहीं होती। यदि पिताजी अंग्रेजी में प्रकांड विद्वान है, क्या बच्चा भी अंग्रेजी में प्रकांड विद्वान पैदा लेगा? आप कहेंगे नहीं, वातावरण से सीखी जाती है, मतलब लर्न करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। यह पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा ध्वनियों और प्रतीकों पर आधारित होती है। प्रत्येक साउंड को, प्रत्येक लेटर को लिखने का, जैसे आपने लिखा ए, तो ये क्या है? प्रतीक ही तो है, चिन्ह ही तो है, सिंबल ही तो है। ध्वनियों और प्रतीकों पर आधारित होती है। साउंड सिंबल बेस्ड। कौन? भाषा। भाषा सृजनात्मक और गतिशील होती है, क्रिएटिव एंड डायनामिक। देखिए, ज्ञान का सृजन करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए क्या आवश्यक है? आप कहेंगे भाषा। अब देखें, डायनामिक, गतिशील, परिवर्तनशील। समय समय पर, दशकों समय पर यह भाषा बदलती है। मानते हैं कि नहीं? जैसे पहले पिताजी कहा जाता था, बाबा कहते थे, फिर पिताजी पापा के रूप में बदला, फिर और वक्त लगा, डैड के रूप में बदला। यस और नो? क्या भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील, गतिशील नहीं होता? आप कहेंगे हाँ, लेकिन कहेगा क्षण क्षण में बदलता है, क्षणिक रूप में बदलता है, तब कह दीजिएगा गलत। दशकों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद लगभग बदलता है जरूरत के अनुसार। पल में, क्षण रूप में, क्षणिक रूप में नहीं बदलता। तो डायनामिक होती है भाषा।
लेखनी, कलम आज बोलते हैं, पहले लीड बोलते थे, लिखना बोलते थे, आज कलम बोलते हैं, पेन बोलते हैं। परिवर्तनशील हुआ ना डियर। संस्कृति की वाहक, करियर ऑफ कल्चर, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज। किसी त्योहार को मनाने के लिए भी क्या आवश्यक है? लैंग्वेज, यानी संस्कृति की वाहक है। हमारी पुरानी संस्कृति, आदि मानव संस्कृति कैसे चलती थी, यह भी बताती है कौन? भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा शिक्षण सिद्धांत देखते हैं। भाषा के बारे में और भी कई सारे टर्म हम देखेंगे। आज हमारा मुख्य थीम ही है, सब कंटेंट है, सब टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा के बारे में हम लोग भाषा के 4 कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के आधार पर देखेंगे अगले चैप्टर में बेहतरीन ढंग से। आइए लैंग्वेज प्रिंसिपल्स देखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या है भाषा शिक्षण का सिद्धांत? वे मूल तत्व हैं जो यह तय करते हैं, जो यह बताते हैं कि बच्चों को भाषा कैसे, किस तरीके से और किस माहौल में बेस्ट तरीके से सिखाई जानी चाहिए। यही है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और इसमें विभिन्न विभिन्न कई सिद्धांत होंगे। जैसे पहला सिद्धांत है बाल केंद्रित टीचिंग। बाल केंद्रित मतलब शिक्षार्थी केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधि। बच्चे के आधार पर ही किताबों का गठन, शिक्षण विधियों का गठन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा ही सर्वे सर्वा है। शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं चलेगी। कैसी गतिविधि? बाल केंद्रित। भाषा अधिगम में, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, सीखना। तो भाषा अधिगम में बच्चा एक्टिव रोल अदा करता है। क्या? सक्रिय भूमिका। और ये सक्रिय वर्ड आपके टैग वर्ड है पॉजिटिव वाले, जो सीटेट आयोग में उत्तर लेता है। तो भाषा अधिगम में बच्चा सक्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षक का कार्य है मार्गदर्शन देना, अर्थात शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर, सुगम करता, सुविधादाता। तो शिक्षक का कार्य है मार्गदर्शन देना। कंट्रोल या डिसिप्लिन में, मतलब नियंत्रण में रखना नहीं। शिक्षक की भूमिका आपके प्रश्नों में देखेंगे आप, क्या मिलेगा? मार्गदर्शन देना, सपोर्ट देना, फैसिलिटेट करना। कहेगा नियंत्रित, अनुशासित, आप कह देना उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का थीम ही है स्वतंत्र वातावरण में गतिविधि के आधार पर सक्रिय रूप से क्रिया करते हुए ज्ञान को सीखना, सिखाना। उदाहरण के लिए बच्चों को उनकी डेली रूटीन के विषय पर बोलने का अपॉर्चुनिटी दें। अर्थात बेटा तुम दिन भर क्या किया करते हो, क्या तुम्हारा रूटीन है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ। इससे क्या होगा? बच्चे में संवाद का, बोलने का कौशल विकसित होगा। क्या विकसित होगा? बोलने का कौशल। तो बच्चे को क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी, मौका, उनकी प्रिय वस्तु के ऊपर, किसी कहानी के ऊपर, डेली रूटीन के ऊपर, क्योंकि भाषा विकसित करनी है ना बच्चे में। अगला दूसरा है प्रसंगाधारित शिक्षण, मतलब प्रसंग से जोड़ना, जीवन संदर्भ, जीवनानुभव से जोड़ना, कॉन्टेक्सचुअल टीचिंग। आप जानते हैं ना प्रश्नों के उत्तर में लिया जाता है संदर्भ से जोड़ना, सुसंगत वातावरण। कॉपी लेके बैठा करें, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं सीटेट के प्रश्नों के आधार पर। जी 2018 से आपके सीटेट की दुनिया में हमने अनुभव की प्राप्ति की है, इसीलिए एक भी वर्ड आपका बाहर ही नहीं आएगा। जिस आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा ही कंटेंट और वैसा ही ज्ञान का निर्वहन मिलेगा। चलिए भाषा को प्राकृतिक और सामाजिक संदर्भ में सिखाया जाए। भाषा को प्राकृतिक अर्थात मातृभाषिक समझ, मातृभाषिक मदर टंग, जिस समाज में बच्चा रहता है उस कक्षा के जीवन को किससे जोड़ा जाए? प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक संदर्भ में जोड़ा जाए। मतलब संदर्भ से, प्रसंग से, प्रसंगाधारित
आधार पर सिखाया जाए, मातृभाषा से जोड़ करके। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 भी तरफदारी करती है किसकी? स्थानीय भाषा, स्थानीय अनुभव व जीवन से जोड़कर सिखाया जाए। किसे? भाषा को। जीवनानुभव, रोजमर्रा के दैनिक अनुभव, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़कर भाषा सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चा बाजार जाता है, स्कूल आते जाते हुए जो कुछ देखता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये क्या हुआ? संदर्भ में संवाद करना, संदर्भ में मातृभाषिक परिवेश में डायलॉग, डिबेट, चर्चा, संवाद, बोलना, डिबेट करना, डिस्कस करने का मौका देना चाहिए। बाजार से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट, स्कूल आने जाने में बच्चे ने जिन विभिन्न वस्तुओं को देखा, इससे भी भाषा डेवलप कर सकते हैं ना। तो भाषा का यह भी सिद्धांत है प्रसंगाधारित शिक्षण। 4 कौशलों का समन्वय। अब देखिए अगला है कॉन्सेप्ट आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। कैसा? इंटीग्रेटेड मतलब समन्वयित शिक्षण, कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल? 4। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इन सभी को कैसे सिखाना चाहिए? एकीकृत, कहेगा प्रश्नों में पृथक रूप में, अलग अलग, सेपरेट आप कहना नहीं, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए, एकीकृत ढंग से। अर्थात एक गतिविधि में कोई एक्टिविटी करवाया आपने, ठीक है, और एक्टिविटी में 4 कौशल का अंतर संबंध होना चाहिए। यही तो है अंतर संबंध या अंतः संबंध का सिद्धांत, भाषा के 4 कौशल का समन्वय। भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली को प्राकृतिक रूप से एक साथ सिखाया जाए, पृथक पृथक नहीं, इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके सिखाया जाए। यही तो है एकीकृत विधि। क्या बच्चा पढ़ने में बहुत तेज तर्रार है, लिखने में कमजोर है? क्या बच्चे का भाषाई विकास 4 कौशल का हो पाया? आप कहेंगे नहीं। मतलब एक अनुपात में होना चाहिए भाषा कौशल, सब पर आधिपत्य, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी पर। भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को प्राकृतिक रूप से एक। उदाहरण के लिए एक शिक्षक बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं, मतलब लिसनिंग करवाते हैं, फिर उस पर बात करवाते हैं, बातचीत करो, चर्चा करो, तो ये क्या हो गया? बोलना कौशल। फिर कहानी पाठ्य पुस्तक से पढ़वाई जाती है। अब बेटा इस कहानी को तुम लोग पढ़ो, मैंने तो सुना दिया, तो बच्चा पढ़ भी लेता है, पढ़ने का कौशल। अब बच गया कौन सा? चौथा, लिखने का कौशल। और अंत में उस पर बच्चे चित्र बनाते हैं या कुछ वाक्य या निष्कर्ष लिखते हैं, तो हो गया ना 4 कौशल का एकीकरण, सहसंबंध, अंतः संबंध। यही तो है भाषा के 4 कौशल को एकीकृत रूप में सिखाया जाना चाहिए। कैसे सिखाया जाना चाहिए? इंटीग्रेटेड मैनर में, एक अनुपात में सिखाया जाना चाहिए। सर हमने क्रम पढ़ा है, देखिए क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम जब आपसे पूछे ना कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, तो माँ के गर्भ से पहले बच्चा सुनता है, सुनना, फिर बोलता है, फिर विद्यालय या मम्मी पापा के माध्यम से पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये मनोवैज्ञानिक क्रम जब पूछे आपसे, ये वर्ड देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रम, साइकोलॉजिकल ऑर्डर, तब आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु बो पली उत्तर में लेना है। वरना आपके 99% उत्तर तो यही लिए जाते हैं, पृथक पृथक नहीं, अलग अलग नहीं। भाषा के 4 कौशल सह संबंधित, अंतर वियोजित या अंतरान्वित, एकीकृत, इंटरलिंक को रिलेट करके पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि सारे कौशल पर बच्चा का आधिपत्य हो सके। और ये उदाहरण आप देख पा रहे हैं ना, कोई कहानी सुनाया, फिर बोला गया कि बच्चे को आपस में चर्चा करो, फिर बच्चे को किताब दे दिया गया, कहानी बच्चे पढ़ने लगे, फिर पॉइंट को, समरी को नोट करने लगे, कठिन वर्ड वगैरह।
ये लिखना कौशल हो गया, तो हो गया ना चारों कौशल का एकीकरण, यानी एकीकृत भाषा शिक्षण का उदाहरण है यही। बच्चे चीजों को वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखें, रट्टा नहीं, समझ आधारित अधिगम। कैसा? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग, सोचने, कल्पना करने और अनुभव से सीखने की आदत ताकि बन सके। नोट, एक भी कौशल की उपेक्षा, मतलब जैसे पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, कोई भी एक भी कौशल अछूता रह गया, इग्नोर हो गया, उपेक्षा, तो भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग को अधूरा बना देती है। समझ पाए डियर एकीकरण का सिद्धांत? अगला, संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब होता है खोपड़ी, मानसिकता का विकास, ज्ञान का सृजन करना, क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी, और संज्ञानात्मकता कॉग्निटिविटी। तो संज्ञानात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण का कोऑर्डिनेशन, समन्वय। किसका? संज्ञानात्मक व सामाजिक दृष्टिकोण का समन्वय, अर्थात कोरिलेट करना। देखिए, समाज से बच्चा सीखता है, दोस्त से, माता पिता से, परिवार से, शिक्षक गुरुजनों के माध्यम से, तो सामाजिक दृष्टिकोण। और संज्ञान का हो गया विकास, अर्थात संज्ञान कॉग्निटिव के साथ प्लस सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आप जानते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की वगैरह, है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावाद उपागम के प्रणेता। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया, जुड़ना, वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज और अपने सांस्कृतिक माहौल, वातावरण, परिवेश के साथ संवाद करता है, बातचीत, साझा अनुभव को करता है, शेयर करता है। मम्मा, हम रास्ते में आ रहे थे ना मम्मा, इतना बड़ा सांप था, अपने अनुभवों को शेयर किया, और इससे क्या होगा? संज्ञान का विकास। यही तो है सामाजिक दृष्टिकोण, और सहयोग से सीखने की दिशा में आगे बढ़ता है। बच्चे को क लिखना नहीं आ रहा है, माता पिता ने हाथ पकड़ करके क लिखा दिया, ये क्या है? सहयोग। कैसा सहयोग? सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग। बच्चा अकेला नहीं सीखता जी, अकेले सीख लेगा क्या? वह अपने माता पिता से नहीं तो पीयर्स, सहपाठी से, या समुदाय, समाज, संप्रदाय से, परंपरा से मिलकर भाषा सीखता है, अकेले नहीं। बच्चा सोचता है, नियम बनाता है और चर्चा करता है, संवाद करता है, डिबेट करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, वार्तालाप, बातचीत, और इसके माध्यम से सीखता है। शिक्षक को बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव, सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंस को क्लासरूम में शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अब जब बात चल पड़ी है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, तो वाइगोत्स्की कैसे पीछे छूट जाएंगे? क्योंकि यही तो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के प्रणेता। तो आइए इसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग, पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण, आलंबन, मचान निर्माण। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या इसी का नाम है दूसरा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है? सहपाठियों की मदद या फिर शिक्षक की मदद से सीखना, दोस्त मुहिम के मदद से सीखना। दोस्त बता दे, लालजी बाबू चले गए पढ़ा के मैथ वाला, ये हिसाब हमको नहीं समझ में आया, ये सब क्या? सहपाठी के मदद से सीखने का उदाहरण है। ZPD में परमानेंट सपोर्ट दिया जाता है। क्या साहब? अस्थाई मदद दिया जाता है, याद रखेंगे, अस्थाई मदद दिया जाता है। लेकिन अस्थाई मदद किसमें? स्कैफोल्डिंग में अस्थाई मदद दिया जाता है ZPD में। बच्चा 2 तक का जैसे कि पहाड़ा याद कर लेता है, ठीक। एक्चुअल डेवलपमेंट है, वास्तविक ज्ञान, बच्चे ने खुद से याद कर लिया,
वास्तविक ज्ञान हो गया बच्चे का, बच्चे ने खुद से 2 तक का पहाड़ा याद कर लिया। अब शिक्षक ने थोड़ा सा अभ्यास करवा दिया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलपमेंट, अर्थात मदद, मदद, पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब बच्चे ने सीख लिया क्या, 5 तक का पहाड़ा, तो ये क्या हो गया, यही तो है ZPD। अर्थात डियर फ्रेंड्स, जैसे ये खुद का एक्चुअल नॉलेज है, स्व प्रयास, खुद के मदद से साइकिल पे चढ़ गया। अब चाचा जी ने पीछे से साइकिल पकड़ लिया, ये क्या हो गया, समकक्ष प्रयास, समकक्षी, समवयस्क का प्रयास। अब बालक खुद से साइकिल पर चढ़ गया टेबल लगाकर, और चाचा जी या किसी व्यक्ति ने मदद करके कहा आगे देख करके चलाओ, पैडल मत देखो, ये समकक्ष का प्रयास। अब दोनों के माध्यम से उसने बेहतरीन नॉलेज सीख लिया, इसको क्या कहेंगे, ZPD, यानी ये जो बीच का खाली क्षेत्र है, जहां तक जिस ज्ञान की बेहतर प्राप्ति बच्चे ने कर ली, इसे ZPD कहेंगे, संभाव्य विकास का क्षेत्र कहेंगे। नहीं समझे, फिर समझिए, बच्चा शुरुआती उम्र में पहले कलम पकड़ लेता है, ये खुद का प्रयास हो गया, स्व प्रयास, एक्चुअल नॉलेज। कलम पकड़ लिया, गोजा गोजी करने लगा, है ना, 2 साल 3 साल के बच्चे। अब माता पिता ने हाथ पकड़ करके बेहतरीन ओ आ लिखाना शुरू कर दिया, तो इसे समकक्षी प्रयास, समवयस्क का प्रयास कहेंगे। ठीक, अब बच्चे ने कलम खुद से पकड़ा और माता पिता ने भी सपोर्ट कर दिया, अर्थात दोनों के मदद से बच्चे ने जो बेहतरीन कार्य कुशलता सीख ली, वो बीच का खाली क्षेत्र ZPD कहलाता है, जो कि अस्थाई होता है। समझ पाया आपने, इसके फोल्डिंग में क्या होगा, अस्थाई मदद होगा, अर्थात बच्चे को कलम दे दिया, करना खुद से है, इसके फोल्डिंग में अस्थाई मदद, कलम दे दिया, अब चित्र खुद से बनाओ, इसके फोल्डिंग है आलंबन। लेकिन बच्चे को पूरी सपोर्ट दे दी गई बेहतरीन कार्य कुशलता के लिए, ज्ञान की बेहतर उपज, ये है ZPD, जो कि परमानेंट, अस्थाई होता है। आइए, तो बच्चे ने जैसे खुद से 2 तक का पहाड़ा जो है याद कर लिया, अब शिक्षक के प्रयास से थोड़ा सा अभ्यास करवा दिया गया, तो बच्चा 5 तक का पहाड़ा सीख लिया। ये जो 5 तक सीख लिया, यही तो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। दोनों में अंतर भी बता देंगे, पहले लगे हाथ इसके फोल्डिंग देख लीजिए। भाषा का निर्माण इस प्रकार भी तो होता है, अधिगम में सहायता, सहायक ढांचा, इसके फोल्डिंग बराबर सहायक सीढ़ी, मचान निर्माण, पाढ़ निर्माण, मतलब सीढ़ी ही तो होता है, बच्चे को सपोर्ट दे देना। इसके फोल्डिंग में टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है, कैसा, अस्थायी सहायता। आलंबन इसी को कहते हैं, ढांचा निर्माण, अस्थायी सहयोग, सहारा देना, सहायक आधार। प्रोवाइड हिंट्स, हेल्प, हिंट्स देना, हेल्प देना बच्चे को, संकेत एवं इशारे, यही है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चे को किसी कठिन कार्य को सीखने में धीरे धीरे मदद करता है। हाँ, पूरा हिसाब को हल नहीं करेगा, संकेत एवं इशारे केवल देगा। तो ऐसी प्रक्रिया है स्कैफोल्डिंग जिसमें शिक्षक बच्चे को कठिन कार्य को सीखने में धीरे धीरे मदद करते हैं, सपोर्ट, और जैसे ही बच्चा उसे सीखने लगता है, सहायता को कम करता चला जाता है। जब बच्चा अकेले नहीं सीख पाता ना डियर, तब शिक्षक थोड़ी थोड़ी मदद देकर उसे ऊपर चढ़ाता है, थोड़ी थोड़ी संकेत एवं इशारे, हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स, क्यूज देता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप वर्क, चर्चा, रोल प्ले में नुक्कड़ नाटक। नोट, समीपस्थ मतलब पास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD,
जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्या है? क्षेत्र है जिस ज्ञान की प्राप्ति बच्चे ने कर ली। स्कैफोल्डिंग समीपस्थ क्षेत्र में दिया गया एक सहायक सीढ़ी या ढांचा है। ये कलम दे दिया, लेकिन कलम से बेहतर ढंग से लिख लेना, ड्राइंग बना लेना जेडपीडी है। अगला देखेंगे 5 नंबर, त्रुटियों को अधिगम का हिस्सा मानना। अगला प्रिंसिपल क्या है? अगला सिद्धांत भाषा के शिक्षण में त्रुटियों को ना भयंकर भूल नहीं समझना है। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। जो मिस्टेक्स हैं, मिसकॉन्सेप्शन हैं, संभ्रांति, जिसे हम गलतियां या भ्रांति कहते हैं, ये अधिगम का हिस्सा होती हैं। गलती का मतलब है बच्चा कोशिश कर रहा है, न कि वह नालायक है, ऐसा नहीं। त्रुटि एकदम एक प्रश्न तो पक्के आने हैं आपके। त्रुटि इक्वल टू क्या? अधिगम की निशानी, लर्निंग का ये साइन है कि बच्चा सीख रहा है, इसलिए गलती हुई। बच्चे जब नया सीखते हैं तो गलतियां स्वाभाविक होती है। कैसी होती हैं? सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक, अनौपचारिक, इनफॉर्मल होती हैं। स्वाभाविक होती है गलतियां, या भयंकर भूल नहीं होती है। शिक्षक को सजा नहीं, सहयोग देना चाहिए। त्रुटियां यह दिखाती हैं कि बच्चा सोच रहा है, मननशीलता कर रहा है, चिंतन का प्रतिबिंबन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिबिंबन, मननशीलता, वैचारिक मननशीलता। इसी को तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, विचार मंथन, विचार का समावेशन, अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन। तो त्रुटियां यह दिखाती है कि बच्चा चिंतन कर रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का ना पार्ट है, हिस्सा है। त्रुटियों से डांटना नहीं, मार्गदर्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे तब फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लड़का यदि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं खेलती हूं, तो शिक्षक को पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए कि क्या तुम लड़का हो या लड़की हो। बच्चा खुद के प्रयास से सीख लेगा, सेल्फ से सुधार लेगा, स्व मार्गदर्शन। बच्चे की गलतियों को तुरंत नहीं सुधार देना है, खुद से सुधारने के मौके देना है, अवसर देना है। नेक्स्ट, मातृभाषा एक पुल के रूप में प्रयोग करें। मातृभाषा कोई बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है। कोई बच्चा आपकी कक्षा में आया, वह कन्नड़ बोल रहा है, बांग्ला बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मातृभाषा को अवरोध समझा जाए, बाधा समझा जाए। ये सहायक होती है शिक्षण अधिगम में। क्या? मदर टंग को रुकावट, हिंड्रेंस नहीं, बल्कि सहायक माना जाए। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 भी एकदम प्रत्येक जगह नोट्स में प्रयोग किया गया है। सीटेट दृष्टि, नई शिक्षा नीति की दृष्टि, ताकि प्रश्न बनाने में हेल्पफुल हो। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोड़ की तरफदारी करती है। कौन? 2020। एग्जाम्पल, हिंदी सीखते समय बच्चे की मदर टंग जैसे बंगाली या भोजपुरी इत्यादि भाषा को सम्मान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, रुकावट या बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगला टर्म है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात कम्युनिकेट करके बच्चा जीवन में व्यवहार करके सीखता है। कैसे सीखता है? व्यवहार करके, सामाजिक चर्चा करके। कम्युनिकेशन मतलब संचार करना होता है, संचारात्मक भाषा शिक्षण। इसी को संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन, संप्रेषण करना, संप्रेषणात्मक शिक्षण कहते हैं या संचारात्मक शिक्षण कहते हैं, CLT। और आपके प्रश्नों में आता है। क्या है इसका मतलब? व्यवहार में प्रयोग करना, मोर यूज ऑफ लैंग्वेज।
और बच्चा जितना यूज करेगा उतनी ज्यादा बेहतरीन कुशलता आएगी भाषा में। बच्चों को बोलने का, चिंतन करने का, सोचने का, संवाद करने का, बातचीत करने का क्या देना चाहिए? अवसर देना चाहिए। भाषा का व्यवहारिक और संवादात्मक उपयोग सिखाना चाहिए। डायलॉजिकल, संवादात्मक उपयोग सिखाना चाहिए। यही क्या है? CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात संप्रेषणात्मक भाषाई शिक्षण। कम्युनिकेटिव, संप्रेषणात्मक का मतलब ही होता है संचार या संप्रेषण से संबंधित या बातचीत व विचारों के एक्सचेंज, विनिमय, आदान प्रदान से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे CLT, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपने देखे होंगे। बच्चों की विविधता, क्या प्रत्येक बच्चा एक जैसा होता है? आप कहेंगे नहीं सर, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति में पाया जाने वाला विविधता, विविधता या विभिन्नता। प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि अलग अलग होती है। कहीं ना कहीं किसी रूप में तो वो अलग होगा। किसी को भोजन में भी विविधता, किसी को भात खाना पसंद है, किसी को रोटी, किसी को फाफड़ा, ढोकला, गुपचुप। हाँ, गुपचुप नहीं जी। तो विविधता, और जब बच्चों में विविधता पाई जाती है तो कोई बच्चा एक जैसा थोड़े होगा। कोई दिव्यांग बच्चा होगा, कोई सामान्य बच्चा, कोई बुद्धि लब्धि में तेज तर्रार होगा, प्रतिभाशाली बच्चा, सृजनात्मक बच्चा, कोई सामान्य बुद्धि का बच्चा, कोई मंद बुद्धि बालक होगा ना। तो यही तो है व्यक्तिगत विभिन्नता, फ्रांसिस गाल्टन ने जो दिया। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी पेस होती है, गति, दर, स्पीड अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है भाषा, कोई देर से। कोई 3 वर्ष में बेहतरीन रामायण गीता बोलना शुरू कर देता है, कुरान वगैरह, और किसी किसी को 10 साल में भी नहीं आ पाती है, भाषा में तुतलाता है। यही तो है विविधता। और विविधता का करना चाहिए क्या? सम्मान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी गति, अपनी स्टाइल, शैली होती है। बैकग्राउंड बच्चे का, पृष्ठभूमि, उनकी रुचि, क्षमताएं, इंटरेस्ट और सीखने की विधि अलग अलग होती है। तो इनका क्या करना चाहिए? विविधता का, मतभेदता का सम्मान करना चाहिए। मतभेदा, मतभेदी, मतभेदी का मतलब जो समान नहीं हो, इक्वल टू असमान लिख लिया जाए। सीटेट आयोग आपके प्रश्नों में मतभेदी, विविधता, भिन्न भिन्न, इन सब का बहुत प्रयोग करती है। सीखने की विधि क्या होनी चाहिए? अलग अलग होती है। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वे हर बच्चे की विशेषता को ध्यान में रखकर पहचाने और उसको उसी अनुसार सीखने में मदद करे। जैसे कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, आंखों से दिव्यांग है, क्या है? आंखों से दिव्यांग है, तो श्रवण वाली वस्तु या स्पर्शनीय वस्तु दिया जाए। खैर, विविधता, जैसे भाषा में कोई बच्चा हिंदी जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे। बौद्धिकता में कोई गणित में तेज है तो कोई कला में, चित्र बनाने में, ड्राइंग इत्यादि में। शारीरिक, कोई दृष्टिहीन है तो कोई श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड। कोई बच्चा पतला है तो कोई को हिष्ट पुष्ट है, हृष्ट पुष्ट। भावनात्मक, कोई बच्चा आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट, कोई शर्मीला है, कोई गुस्सैल है, कोई स्वीट स्वीट बोलता है। सांस्कृतिक, पारिवारिक में भी पाया जाता है विविधता, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। किसी के घर में पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दिया जाता है, किसी को रोजी रोजगार में परदेश भेज दिया पहले कमाने के लिए, किसी में नहीं दिया जाता है प्राथमिकता। माता पिता पूरा सपोर्ट करते हैं और कहीं कहीं नहीं करते हैं। ये हम सांस्कृतिक या पारिवारिक विविधता के आधार पर भी पाते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नई शिक्षा नीति भी कहती है कि टीचिंग, शिक्षण ऐसा हो जो हर बच्चे की विशेषता, रुचि, गति और सीखने की शैली का ध्यान रखे। बच्चों की विविधता को इग्नोर करना नहीं चाहिए।
बच्चे की डाइवर्सिटी को, इंडिविजुअलिटी को, इंग्लिश याद रख लेना, इंडिविजुअलिटी को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करना है। अधिगम में ये सबसे बड़ी बाधा है जी। प्रश्न में शिक्षक क्या करें, शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप देखेंगे प्रश्न में मिलता है विभेदित अनुदेशन। विभेदित मतलब अलग अलग प्रकार का। अभी मैंने बताया ना आपको, विभेदित मतलब विविध विविध प्रकार का, विविधता वाला। विभेदित विविधता तो एक जैसा थोड़े होगा, अलग अलग टीएलएम मटेरियल, कभी ब्रेल लिपि का आपने प्रयोग कर दिया। विभेदित अनुदेशन अर्थात डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाए, विविध शिक्षण या विविधीकृत निर्देश। ठीक है साहब, ये पॉजिटिव वर्ड आपके पाए जाएंगे, विभेदित अनुदेशन। एक ही पाठ्य को अलग अलग कई तरीके से सिखाया जाए, जैसे चित्र के माध्यम से चित्र देखो, कहानी सुना करके, गतिविधि करवा करके, एक्टिविटी, सहयोगी अधिगम दिया जाए, पीयर लर्निंग यानी बच्चों को आपस में चर्चा करने के मौके दें, तेज बच्चा धीमे बच्चे की मदद करे। मूल्यांकन में भी विविधता पाई जानी चाहिए। बच्चे का जो टेस्ट लेना चाहिए ना, मूल्यांकन, आकलन, असेसमेंट, तो उसमें भी डाइवर्सिटी होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा नहीं चलेगी। लिखित परीक्षा मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट। क्या? पेपर पेंसिल या पेपर पेन टेस्ट केवल नहीं चलेगा। इंटरव्यू ले लिया जाए, बच्चे से ड्रिल करवाया जाए, गतिविधि दिया जाए, है ना, मौखिक का भी टेस्ट लिया जाए, मूल्यांकन, चित्रात्मक परियोजना प्रोजेक्ट दिया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, परियोजना आधारित गतिविधि मूल्यांकन। तो ये सभी मिलकर के एक सकारात्मक वातावरण पैदा करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए। हर बच्चा खुद को स्वीकृत महसूस करेगा जब प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा को अपनाएंगे, प्रत्येक बच्चे के अनुसार शिक्षण देंगे। कोई बच्चा दृष्टि बाधित है तो उसी समावेशी कक्षा में उसे क्या दीजिए? ब्रेल लिपि दीजिए, 3D मटेरियल, टेक्टाइल मटेरियल, स्पर्शनीय छू सकने वाली वस्तु, त्रिविमीय वस्तु, उभार वाली वस्तु, बोलती किताबें। कलम रखिएगा किताब पढ़ते तो कलम जो है, कलम से साउंड क्रिएट होने लग जाता है। बोलती किताबें। तो हर बच्चा खुद को क्या करेगा? स्वीकृत महसूस करे। कोई तुलना नहीं करना है, कोई तिरस्कार, इग्नोरेंस, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटी, पक्षपात, हतोत्साहित नहीं करना है। अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। यही तो है व्यक्तिक विभिन्नता। उदाहरण, एक ही कहानी, जैसे प्यासा कौवा, उसको आपने विजुअल लर्नर के लिए, ठीक मैं बताना जा रहा हूं, ऑडिटरी लर्नर, श्रवण वाले बच्चों के लिए, काइनेस्थेटिक, क्रिया करके सीखना। 3 प्रकार के बच्चे, विजुअल, ऑडिटरी, दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार के बालक पाए जाएंगे। चित्रों से समझाया गया, पहले चित्रों को देखो, ये क्या हो गया? विजुअल। कहानी सुनाई गई, फिर उस कहानी को सुनाई गई। पहले चित्र को देखने बोला शिक्षक ने। देखिए अलग अलग विधि का प्रयोग हो रहा है। ऑडिटरी लर्निंग के लिए बच्चे से संवाद कराया गया, क्या? आपस में 4-5 बच्चों के समूह में। काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए अर्थात साइकोमोटर, गतिक क्रियाविधि करवाया गया। तो हर बच्चा जुड़ा या नहीं? हर बच्चा सीखा या नहीं? जी, हर प्रकार के बच्चे जुड़ गए, हर प्रकार के बच्चे सीख पाएंगे। यही होता है बच्चों की विविधता का सम्मान। इसी को कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सम्मान, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं हर बच्चा अलग है, कोई धीमा, कोई तेज। एक ही तरीका, एक ही मेथड, एक रूपी अधिगम बिल्कुल सही नहीं होगा। एक रूपी विधि या एक रूपी, क्या समावेशी कक्षा में सबको पेट दर्द हुआ? सबको एक ही प्रकार का टेबलेट दे दिया आपने? सेट करेगा एक प्रकार की दवाई? कोई दिव्यांग है, कोई सामान्य है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो एक रूपी अधिगम, एक ही तरीका कहां तक जायज है?
सबके लिए ये नहीं चलेगा। शिक्षण बराबर समावेशी कक्षा और विविधताओं के अनुसार ब्रेल लिपि का प्रयोग करवाया गया, ऑडिटरी मशीन का प्रयोग किया गया, अर्थात साम्यता देना, साम्य, इक्विटी देना, जरूरी के उपकरण दे देना, इक्विटी करवाना है। और यही तो आपका उत्तर लिया जाता है समावेशी कक्षा में, साम्य शिक्षा या साम्यता। कंपैरिजन मत करो, कनेक्शन बनाओ। क्या? बच्चों को ज्ञान से संलग्न करें, जोड़ें, जुड़ाव करें, पृथक नहीं, तुलना नहीं। अगला टर्म है क्रियात्मक गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड प्रिंसिपल, अर्थात गतिविधि करके सिखाना। बच्चा तभी सीखता है जब वह करता है, लर्निंग बाय डूइंग। क्रियात्मक गतिविधि का यही मतलब है। क्रियात्मक अधिगम वह शिक्षण सिद्धांत है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को बच्चों की एक्टिविटी और एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है, गतिविधियों से, अनुभवों से जोड़ा जाता है, जिससे वे खुद करके सीखते हैं। यही तो है क्रियात्मक गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या है इसकी विशेषताएं? करके सीखना। बच्चा जब स्वयं करके सीखता है तो ज्ञान उसका अस्थायी हो जाता है, लंबे समय तक चिर अस्थायी बन जाता है। बच्चा केंद्रित या बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो जाती है। शिक्षक यहाँ एक डिक्टेटर, नियंत्रण करता नहीं, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक होता है, परंतु मुख्य भूमिका बालक की होती है यहाँ पर। इसी को तो बाल केंद्रित गतिविधि शिक्षण में यह महत्वपूर्ण है। अनुभव आधारित, एक्सपीरियंस बेस्ड कौन? क्रियात्मक गतिविधि होती है। कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को संप्रत्यय भी कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, संप्रत्यय या प्रत्यय। तो प्रत्यय, कॉन्सेप्ट बच्चों के डायरेक्ट अनुभव से जुड़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे ने खुद से लर्निंग बाय डूइंग किया। ऐसा नहीं केवल बच्चे को बता दिया हवा सभी जगह है, बैलून को फुलवाइए, पिन चुभोने का निर्देश दे, चेहरे पर जो हवा महसूस होगी, क्या है वो? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट करते हुए। रुचिकर शिक्षण को बढ़ावा देता है कौन? क्रियात्मक गतिविधि, लर्निंग बाय डूइंग, इंटरेस्टिंग लर्निंग। क्रियाएं बच्चों को मोटिवेट, उत्साहित करती हैं और शिक्षा में रुचि बनाए रखती हैं। सहयोगात्मक अधिगम को भी ये बढ़ावा देता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, परोपकारी या निर्माणकारी अधिगम। समूह में कार्य करवाए जाते हैं, नहीं प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया जाता है 4-5 बच्चों का समूह में। सामूहिक कार्य, सहयोगात्मक गतिविधि, कार्य, खेल, प्रयोग आदि से बच्चे एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहयोगी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। महत्व क्या है करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग, क्रियात्मक गतिविधि का? इसमें बच्चा अनुभव जन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अनुभव जन्य अधिगम। प्रोजेक्ट वर्क, ड्रामा, रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह, खेल आधारित शिक्षण शामिल होते हैं। बच्चों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन बढ़ता है। क्या? प्रत्येक बच्चा संलग्न होता है, सहयोग, सहभागी, संलग्नता, जुड़ाव होता है। ज्ञान को व्यवहारिक बनाना उद्देश्य होता है। ये है महत्व किसका? क्रियात्मक गतिविधि का। उदाहरण, कहानी बनाओ, पोस्टर बनाओ, संवाद इनेक्ट करो। जैसे विज्ञान में पौधे का जीवन चक्र पढ़ाने के लिए बच्चे से क्या? पौधे उगाने के लिए कहना, तो बच्चा करके सीखेगा। गणित में माप सिखाने के लिए मापन उपकरण से वस्तु को मापवाना, कि मापो खुद से स्केल से, तो ये हुआ लर्निंग बाय डूइंग। और इस माध्यम से भी बच्चे में भाषा का विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन में बाजार भ्रमण करवा कर भोजन की उत्पत्ति सिखाना, कि भोजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोलो बेटा, भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ? एक शिक्षक ने बच्चे से पूछा, तो हो गया ना लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि बच्चे ने बाजार कभी गया होगा तो उस अनुभव को साझा करता है, शेयर करता है।
अब अपना पॉइंट्स है, बच्चा भाषा का क्या होता है? सक्रिय ज्ञान निर्माता। भाषा संदर्भ में सिखाई जाती है। कैसे? भाषा संदर्भ में सिखाई जाती है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं। शिक्षक फैसिलिटेटर सुविधादाता या मार्गदर्शक होता है। फैसिलिटेटर वह शिक्षक होता है जो बच्चों को खुद से सीखने के लिए एक वातावरण, माहौल, उपकरण, साधन और डायरेक्शन, दिशा देता है। वह खुद ज्ञान का केंद्र नहीं है, यानी शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक होता है शिक्षक। मातृभाषा बराबर सहायक पुल, सेतु। अब शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, मदर टंग इज अ ब्रिज टू अंडरस्टैंड। 4 कौशल का संतुलन, समन्वय जरूरी है। अब देखें सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? चलिए बी या सी कमेंट्स करेंगे उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञान का स्रोत या फैसिलिटेटर? अच्छा, बी नंबर उत्तर मारिएगा। आप समझदार हैं जी। सी नंबर उत्तर मार देना है, फैसिलिटेटर। जेडपीडी आपने देखा ना काफी बेहतरीन ढंग से। शिक्षक की भूमिका क्या है? सहयोगी, मूल्यांकन करता, नियंत्रक, कहता है कंट्रोल करने वाला, वक्ता नहीं चलेगा। क्या जेडपीडी में? जेडपीडी क्या नियंत्रक तो होता है, क्या हो जाएगा? सहयोगी। संचारात्मक भाषा शिक्षण अर्थात CLT का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को बढ़ावा देना। केवल व्यवहारिक, आपने देखा था ना व्यवहार में, जीवन में प्रयोग करना। यहाँ परीक्षा, यहाँ वाचन का अभ्यास, अतः गलत है। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए बताइए? त्रुटियां क्या है? सीखने का हिस्सा है। चलिए डियर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।